नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग सीखेंगे केमिकल फार्मूला लिखना। आपकी क्लास 9th क्लास 10 के लिए 10th के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाए। क्लास 9th में बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मुझे ये रिएक्शन याद नहीं हो रहा वगैरह वगैरह, तो वो सब आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। आप 10th क्लास में अगर हैं तो आपके फर्स्ट 3 चैप्टर्स 4 चैप्टर्स में सारे के सारे रिएक्शन भरे हुए हैं और उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है केमिकल फार्मूलाज की। तो वही चीज़ हम यहाँ पर आज सीखेंगे। ये वीडियो इंग्लिश में भी होगी, हिंदी में भी होगी। अगर आप हिंदी मीडियम से तो भी समझ में आएगा, इंग्लिश मीडियम से तो भी समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए बेसिक हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आयन। अगर आपको ये केमिकल फार्मूला बनाना सीखना है तो पहले आपको आयंस के बारे में जानना होगा कि आयंस क्या होते हैं, ठीक है, कैसे बनते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आयंस जो होते हैं ना, कुछ चार्ज्ड एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज्ड एटम्स होते हैं। चार्ज का मतलब आप जानते हैं, प्लस और माइनस, वो बैटरी वाला चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिसिटी में हम यूज़ करते हैं, उसे चार्ज कहते हैं। हिंदी में अगर मैं इसे बोलूँ तो हिंदी में हम इसे कहेंगे आवेशित परमाणु। क्या कहेंगे? आवेशित परमाणु। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे परमाणु जिनके ऊपर आवेश हो। ठीक है, अब ये आवेश या फिर ये चार्ज जो है एटम्स के ऊपर कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो हम बात करेंगे। सपोज कीजिए जैसे हमारे पास एक एटम है, जैसे हमारे पास एक सोडियम का एटम है। ठीक है, सोडियम का एटम। अच्छा, इससे पहले आप प्लीज़ वैलेंसी वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जाते कैसे हैं, ट्रांसफर कैसे होते हैं, ये जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो। ठीक है, तो वैलेंसी वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको आयंस को समझने में हेल्प मिलेगी और केमिकल फार्मूला बनाने में भी बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसमें भी वैलेंसी का यूज़ होगा। देखिए, ठीक है, तो वो वाली वीडियो देख लीजिए, मैंने अपलोड कर दी है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आयंस जो होते हैं कुछ ऐसी शक्ल के होते हैं, Na+Cl-। ये बहुत कॉमन सा एक फॉर्मूला होता है, आपने देखा होगा अपने चैप्टर नंबर 3 में, 10th क्लास में अगर आप हैं तो चैप्टर नंबर 3 में मेटल नॉन मेटल में देखा होगा, आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, ये सब सीखा होगा। ठीक है, और अगर आप 9th क्लास में है तो आप ये अपने 3rd चैप्टर में देखेंगे। आपके 3rd चैप्टर में आयन के बारे में दे रखा है, वैलेंसी के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो आयंस होते क्या हैं? आयंस कुछ चार्ज एटम्स होते हैं, आवेशित परमाणु होते हैं। अब ये आवेश कहाँ से आता है यार? देखो, जैसे हम जानते हैं कि सोडियम जो होता है, अच्छा मैं वैलेंसी से डायरेक्ट करा रहा हूँ, देखो चलो, फिर भी अगर आपने वैलेंसी वाली वीडियो नहीं देखी तो थोड़ा बहुत यहाँ पर भी समझ में आपको आ जाएगा। देखो, जैसे हमारे पास, जैसे हमने सोडियम का एग्जाम्पल लिया था, Na जो होता है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या ऐसे कह लो कि सोडियम जो है इसकी परमाणु संख्या या इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब Na की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो उसको लिखा जाएगा 281 करके। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा? 281 करके। ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये यहाँ दिए जाते हैं, इसमें से ये सभी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इसमें, 8 इसमें और 1 इसमें। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वैलेंसी वाली वीडियो देख लो, उसमें ये सब आपको डिटेल में मिल जाएगा, कैसे क्या मतलब हमें क्या क्या करना होता है। ठीक है, तो Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैंने वहाँ पर एक चीज़ बताई थी कि जिस भी एटम के अंदर आउटर मोस्ट शेल में सबसे भारी कक्ष के अंदर 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। क्या कर देता है? वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। तो ऐसे केस में जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम के लिए, जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं ना, यानी कि जब यौगिक बनते हैं, जैसे मान लो ये H2O होगा। ठीक है, जब ये H2O बना होगा तो हाइड्रोजन ने कुछ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए होंगे, या ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीजन ने कुछ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए हों, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है। अभी हम देखेंगे इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, मैं आपको सब समझाऊंगा। तो अभी बस आप इतना याद रखो कि आयंस कब बनते हैं? आयंस तब बनते हैं जब मॉलिक्यूल बनने के लिए एक एटम या दूसरा एटम, मतलब 2 परमाणु या 2 एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर लेते हैं या एक्सचेंज कर लेते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं। समझ में आया आपको आयंस कब बनते हैं? आयन क्या होते हैं? चार्ज एटम्स होते हैं, आवेशित परमाणु होते हैं, जो कब बनते हैं? जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने पर वो अपने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। मतलब ऐसे समझ लो कि जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक आवेश आ जाता है। जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है तो भी उसके ऊपर एक आवेश आ जाता है। ठीक है, तो छोड़ने के समय पर जो आवेश आता है उसे हम प्लस से लिखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो Na क्या करेगा? मतलब देखो, मेन चीज़ ये होती है यार कि जितने भी एटम्स होते हैं ना, जितने भी परमाणु होते हैं, वो अपने बाहरी कक्ष को पूरा का पूरा भरना चाहते हैं। तो अब Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, इसका ये तो पूरा भरा हुआ है, ये भी पूरा भरा हुआ है, तो इसने सोचा कि मैं क्यों ना 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं। ठीक है, इसने सोचा कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं, फिर मैं अपना मजे से घूमूंगा आराम से, क्योंकि मेरे पास कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी एटम्स ये चाहते हैं कि अपने जो बाहरी कक्ष है उनका, उसमें पूरे के पूरे नंबर्स भरे हो। जैसे अगर K है तो K में 2 भरे होने चाहिए, अगर L है तो L में 8 भरे होने चाहिए, अगर M है तो M में भी 8 पूरे मिल जाएं, अगर N है तो N में 2 मिल जाए। इस तरीके से सभी एटम्स ये चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए ये लोग
इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान कर देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों होते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से एटम पे क्या फर्क पड़ता है? यही फर्क पड़ता है कि उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है जिसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। समझ में आया होगा आपको आयन क्या होता है। आयन दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव आयंस और एक होते हैं नेगेटिव आयंस। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो एक होते हैं धनात्मक आयन और एक होते हैं ऋणात्मक आयन। धनात्मक यानी कि पॉजिटिव वाले आयंस को कैटायंस बोला जाता है इंग्लिश में, और माइनस वाले आयंस को एनायंस बोला जाता है, मतलब ऋणात्मक आयन को एनायंस बोला जाता है हिंदी के अंदर। ठीक है, तो आयंस बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। जैसे देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको Na+ लिख के दिखाया था, Na+ था और एक होता है Cl-। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे कैटायन, इसे बोलेंगे एनायन। ठीक है, इसे हिंदी में बोलेंगे धनात्मक आयन और इसे हिंदी में बोलेंगे ऋणात्मक आयन। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था आयंस को लेकर। अब आयंस के अंदर फॉर्मेशन कैसे हुई आयंस की देखो। अब चार्ज ये आता कैसे है भाई? चार्ज के बारे में हमें गिनना भी तो होगा। देखो इतना बड़ा टेबल है, आपको इस टेबल में इतने सारे चार्जेस नजर आ रहे होंगे। ये Fe3+ है, Al3+ है, Zn2+ है। ये कहाँ से आया, कैसे आया? तो इसका मतलब ये है आयन के लिए आपको उसका जो चार्ज निकालोगे आप, उसके लिए सबसे पहले आपको पड़ेगी उसके एटॉमिक नंबर की ज़रूरत। जैसे हम ले लेते हैं किसका लें? एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लेते हैं। एल्यूमिनियम का एग्जांपल लिया हमने, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। एल्यूमिनियम के एटॉमिक नंबर के बाद आप क्या करोगे? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, KLMN कर दोगे 283। मैंने क्या बताया था? जब भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो उसको क्या करना चाहेगा? छोड़ना चाहेगा। बाहरी कक्ष के अंदर जब भी 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो एटम परमाणु उसको छोड़ना चाहेगा। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा? 8 इसको कंप्लीट करने हैं। अब देखो कोई भी परमाणु जो होता है ना, वो कभी भी 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी को देता ही नहीं है। ये बात आप अपने माइंड में बैठा लो अच्छे से कि एक परमाणु कभी भी 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं है। और इसे पूरे करने के लिए कितने चाहिए? इसे 5 और चाहिए, क्योंकि M में 8 आ सकते हैं, इसे 5 और चाहिए। तो ये 5 तो कोई देगा ही नहीं, 4 से ज़्यादा जब कोई देता ही नहीं तो भाई 5 कैसे दे देगा वो? तो इसीलिए ये क्या करेगा, इसके पास जो भी एक्स्ट्रा है उसको भी छोड़ देगा। और छोड़ने पर ये क्या बन जाएगा? Al+ बन जाएगा। प्लस तो बनेगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। अब जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वो चार्ज इसके ऊपर आएगा इस तरीके से। Al3+। देखें एल्यूमिनियम कहाँ है इसमें? ये रहा, देखो Al3+। समझ में आया आपको कि एक इलेक्ट्रॉन कैसे उसके ऊपर चार्ज आता है? जैसे अब हम बात कर लेते हैं, चलो मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? मैग्नीशियम की। ठीक है, मैग्नीशियम, ये समझ में आ गया होगा आपको एल्यूमिनियम के बारे में। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12। ठीक है, क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर? परमाणु संख्या क्या होती है इसकी? 12 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे हम? 282। आउटर मोस्ट शेल, बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन 4 से कम। अब इसमें ये पूरे भरना चाहेगा, इसमें 8 आते हैं लेकिन इसके पास 2 ही हैं। इसको कितने चाहिए 8 पूरे करने के लिए? 6 चाहिए, लेकिन कोई भी एटम 4 से ज़्यादा देता ही नहीं, तो इसको 6 कहाँ से मिलेंगे? तो ये क्या कर देगा? इन 2 को भी छोड़ देगा। तो हम लिखेंगे Mg। इसने इलेक्ट्रॉन छोड़े तो प्लस का चार्ज। ठीक है, छोड़ने पर प्लस का चार्ज इसलिए आता है, देखो बच्चों को कन्फ्यूजन ये होती है कि यार उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो उसके पास तो कम इलेक्ट्रॉन रह गए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। छोड़ने पर जैसे हम लोग किसी को कुछ दान कर देते हैं तो हम अपने आप को पॉजिटिव फील करते हैं कि यार मैंने बहुत अच्छा काम किया आज। मतलब इस तरीके से अगर आप किसी की हेल्प करते हो, अगर आपने किसी को कुछ दिया है तो आप बहुत अच्छा फील करते हो ना कि यार मैं, मतलब खुद को पॉजिटिव फील करते हो। इसीलिए ऐसा ही सेम चीज़ इनके पास है, इन्होंने भी किसी को कुछ दिया है तो ये भी पॉजिटिव फील करते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए? 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, जैसे Na, सोडियम की बात कर लेते हैं। Na का एटॉमिक नंबर 11, परमाणु संख्या 11। ठीक है, इसी तरीके से KLMN हम लिखेंगे तो 281। इसके पास कितना है? सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा? इसे एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद प्लस का चार्ज, छोड़ने पर प्लस का चार्ज और 1। लेकिन ये 1 आप लिखो या मत लिखो वो आपकी मर्जी होती है, क्योंकि 1 की मर्जी 1 जो है हमें ज़रूरी नहीं होता लिखना, तो हम इसको सिर्फ Na+ लिख के छोड़ देते हैं। ये तो बात हुई सभी मेटल्स की। ठीक है, मेटल्स की मैंने आपको समझा दिया, यानी कि कुछ धातुओं की बात करनी थी, मैंने धातुओं की बात कर दी। मैग्नीशियम धातु है, सोडियम धातु है, और आपका जो भी इससे पहले एग्जाम्पल लिया था वो भी एक धातु था। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जब जब भी कोई परमाणु या जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है और वो क्यों आता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। चलो अब बात करते हैं 2-3 नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स में सबसे पहले ले लेते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, परमाणु संख्या 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया? KLMN लिखेंगे तो 287 हो गया। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है यहाँ पर 8 पूरा करने से? देखो मैंने बताया था आपको कि कोई भी एटम 4 से ज़्यादा नहीं छोड़ता। क्या?
4 से ज़्यादा नहीं छोड़ता, लेकिन उससे कम तो छोड़ सकता है। इसको तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। m में कितने आ सकते हैं, m में कितने आ सकते हैं 288 के हिसाब से अगर हम देखें तो m में 8 आ सकते हैं, लेकिन इसको सिर्फ एक ही चाहिए। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन अब ये लेगा, ठीक है, क्योंकि इसको एक चाहिए, ये 7 के साथ छोड़ेगा तो है नहीं। मैंने आपको ये बताया था कि 4 से ज़्यादा कोई छोड़ता ही नहीं है, तो ये 7 कैसे छोड़ देगा, तो इसलिए क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर आएगा माइनस का चार्ज, मतलब इसके ऊपर कर्जा हो गया, इसने किसी का कर्जा ले लिया तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, इसलिए इसके ऊपर क्या हो गया, माइनस का चार्ज आ गया। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर माइनस का चार्ज आता है, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो वो अच्छा होता है, मतलब एक तरीके से उसने पॉजिटिव काम किया है तो इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और जब भी कोई किसी से कुछ ले लेता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, मतलब वो बेचारा एक तरीके से ऐसे समझ लो उसके ऊपर कर्जा हो गया, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो एनायंस जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं एनायंस, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, एनायंस। हिंदी में इन्हें बोलते हैं ऋणात्मक आयन, ऋणात्मक आयन, ठीक है। और इंग्लिश में जो Na+ हमने पढ़ा था इसे बोलते हैं हम कैटायन। क्या बोलते हैं इसे, कैटायंस। तो जो ऐसे आयंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उन्हें हम क्या कहते हैं, कैटायंस कहते हैं। हिंदी में अगर इन्हें बोलें तो हम धनात्मक आयन बोलेंगे, ठीक है। और एनायन जिसे बोलते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये आयंस के बारे में सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब आयंस के कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं। जैसे हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था 9th क्लास में, मॉलिक्यूल्स या अणुओं के बारे में पढ़ा था। अणु कितने प्रकार के होते हैं, एटम के बेस पर हम बताते हैं कि इसके अंदर कितने एटम हैं, उसके बेस पर हम अणु बताते हैं, मॉलिक्यूल्स बताते हैं कि मोनो एटॉमिक एटम है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ऐसा कुछ बताते हैं। लेकिन ऐसा ही आयंस के साथ भी होता है, ठीक है। आयंस के साथ भी ऐसे ही कुछ बताते हैं हम कि इसके अंदर अगर एक परमाणु है तो इसको मतलब इसके अंदर अगर एक एटम है तो इसे मोनो एटॉमिक आयन बोलेंगे। इसी तरीके से होते हैं ये, ठीक है। वैसे ज़्यादा इसके बारे में सोचने की इतनी ज़रूरत है नहीं हमें, लेकिन फिर भी एक पॉलीएटॉमिक आयन की बहुत ज़रूरत पड़ती है हमें। पॉलीएटॉमिक आयंस ऐसे आयंस होते हैं जिनके अंदर 2 एलिमेंट्स के एटम्स जुड़े हुए होते हैं। क्या बोला मैंने, पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है। इन्हें बहुपरमाणुक आयन भी कहा जाता है हिंदी के अंदर। क्या कहते हैं हिंदी में, बहुपरमाणुक आयन, ठीक है। तो पॉलीएटॉमिक आयंस ऐसे आयंस होते हैं जिनके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो कंबाइंड है, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा तत्वों के परमाणु जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पर अगर हम अमोनियम की बात करें तो अमोनियम में कौन कौन आ रहा है, एक तो नाइट्रोजन का परमाणु आ रहा है कि नाइट्रोजन का एटम है, दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का परमाणु है। तो ऐसी चीज़ों को कहा जाता है पॉलीएटॉमिक आयंस या फिर बहुपरमाणुक आयन, ठीक है। तो ये बेसिक था जो आयंस का, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट ज़रूर करेंगे। चलो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि हमें फॉर्मूला कैसे लिखना है। भाई फॉर्मूला लिखने के लिए आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए और इनकी वैलेंसी भी पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अच्छा एक चीज़ याद रखना, जैसे एलिमेंट का नाम ऑक्सीजन है, एलिमेंट का नाम क्या है, ऑक्सीजन है। अगर वो आयन बन जाएगा, ऑक्सीजन जब आयन बनेगा तो उसे ऑक्साइड कहा जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन जब आयन बनता है तो उसे ऑक्साइड, मतलब इनके नाम बदल जाते हैं, ठीक है। इनके क्या हो जाते हैं, नाम बदल जाते हैं। मेटल्स के नाम बिल्कुल ऐसे के ऐसे रहते हैं, लेकिन इनके नाम, नॉन मेटल्स के नाम जो होते हैं यानी कि अधातुओं के नाम जो होते हैं वो बदल जाते हैं, और पॉलीएटॉमिक के तो अलग होते ही हैं, ठीक है। तो इतनी बात याद रखनी है कि जो मेटालिक आयन्स होते हैं यानी कि धातु वाले जो आयन होते हैं, जो धातुएं होती हैं, उनके नाम ऐसे कैसे रहते हैं, लेकिन नॉन मेटालिक जो होते हैं इनके नाम थोड़े से बदल जाते हैं, एक हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है। किसको छोड़कर, एक हाइड्रोजन को छोड़कर। देखो जैसे हाइड्राइड हो गया, क्लोराइड हो गया, क्लोरीन का क्लोराइड हो गया, ब्रोमीन का ब्रोमाइड हो गया, आयोडीन का आयोडाइड हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्साइड, सल्फर का सल्फाइड, जो आपकी नाइट्रोजन होती है नाइट्रोजन का नाइट्राइड। इस तरीके से ये सारा चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब हम लिखेंगे केमिकल फॉर्मूलाज। केमिकल फॉर्मूलाज के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। सबसे पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का। किसका एग्जांपल लें, हाइड्रोजन सल्फाइड का। हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत ईजी है केमिकल फॉर्मूलाज लिखना, कुछ भी नहीं होता इसके अंदर, बस आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या क्या लिया है भाई, हाइड्रोजन सल्फाइड लिया है। और एक बात आप याद रखना, जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है, जब भी कोई अणु बनता है, उसके अंदर एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है, ठीक है। ये आयनिक यौगिकों की बात कर रहा हूँ मैं, आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ। हमेशा नहीं होता ऐसा, आयनिक कंपाउंड्स में ऐसा होता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, जब भी इनमें मतलब जब भी आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक बनते हैं तो 2 आयंस जुड़ते हैं वहाँ पर, और 2 आयंस अपोजिट चार्ज वाले जुड़ते हैं। कैसे चार्ज वाले, अपोजिट, यानी कि एक प्लस का होगा तो एक माइनस का होगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड का हमने एग्जांपल लिया, तो अब मुझे जरा ये बताओ कि सल्फाइड कहाँ है इसमें। देखो सल्फाइड ये रहा है H2-। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सल्फाइड के नाम का उसका सल्फाइड लिख लिया हमने, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताओ, हमने H2- तो लिख लिया। अब हाइड्रोजन यार 2 तरीके से एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन वैसे है तो एक नॉन मेटल, बट ये 2 तरीके से एग्जिस्ट करता है। ये प्लस में भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ भी सकता है और ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, ठीक है। ये इसकी एक नेचर होती है, आप 11th 12th में अच्छे से पढ़ेंगे, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर
है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके। तो ये सब आप पढ़ेंगे अगर 11th-12th में अगर आप साइंस लेंगे तो, ठीक है। तो हाइड्रोजन दोनों तरीके से एग्जिस्ट करता है। अब देखो मैंने क्या बताया था, हमेशा यहाँ पर जो अट्रैक्शन होती है वो किस किस के बीच में होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में होती है, लेकिन यहाँ तो हमने नेगेटिव वाला पहले ले लिया। तो अब हम हाइड्रोजन कौन सा लेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव वाला लेंगे, मतलब जो H होगा ये किसका आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप जो होगा आपका फॉर्मूला लिखने में, उनके सिंबल्स आप नोट करोगे। क्या करोगे, सिंबल्स आप नोट करोगे। आपने सिंबल्स नोट कर लिए, ऐसे कैसे, हाइड्रोजन और सल्फाइड का, इतना क्लियर हुआ। अब हम जो सेकंड स्टेप होगा हमारा, अब इसको हम सिर्फ नॉर्मल सिंबल के रूप में लिखेंगे, हाइड्रोजन और सल्फर, ठीक है। इनके जो चार्ज होंगे, इनके जो आयन का चार्ज होगा उसे हम नीचे लिख लेंगे, यानी कि इनका जो आवेश होगा उसे नीचे लिखा जाएगा। तो हाइड्रोजन का क्या है, +1, मैंने आपको बताया था जब यहाँ कुछ नहीं होता तो +1 होता है। सल्फर का कितना है, 2 माइनस या फिर -2, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -2, ठीक है, -2, इतना हो गया। अब हम कर देते हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो गई इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई होने से जो 1 था ये किसकी तरफ चला गया, सल्फर की तरफ चला गया, और ये 2 जो था ये किसकी तरफ आ गया, हाइड्रोजन की तरफ आ गया। तो ये हमारा जो कंपाउंड बन गया ये बन गया H2S, ठीक है। इसे बोला जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। अब कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन पूछता है कि नेगेटिव मतलब मन में उठता है ये क्वेश्चन कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन कहाँ चले गए। तो भाई ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन जो है एक दूसरे को मतलब अट्रैक्ट करने के बाद कैंसिल आउट हो जाते हैं, इस तरीके से ऐसा होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को कि एक केमिकल फार्मूला किस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहला स्टेप क्या लिखेंगे आप केमिकल फार्मूला में, उसके सिंबल्स लिखेंगे, आयंस के सिंबल्स लिखेंगे, उनके आयंस के सिंबल्स लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर उनके चार्जेस को नीचे लिख देंगे और उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो गया केमिकल फार्मूला। कुछ है ही नहीं, बस आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे हम। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, जैसे हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका, मान लो कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो। कार्बन टेट्राक्लोराइड, थोड़ा नाम सुनने में अजीब है लेकिन बहुत ईजी है, ठीक है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब देखो ये टेट्रा वर्ड तो आपने कहीं इसमें दिख नहीं रहा होगा, आपको कहीं भी नहीं दिख रहा, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। हमें कार्बन दिख रहा है, ठीक है। कार्बन है इसमें कहीं भी, कार्बन 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 इसमें नहीं है कहीं भी, ठीक है। कार्बन इसमें नहीं है, लेकिन इसमें क्यों नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो कार्बन जो होता है वो दोनों ही चीज़ शो करता है। क्या करता है, वो दोनों ही चीज़ शो करता है, ठीक है। कैसे शो करता है, देखो कार्बन ना +4 भी शो कर सकता है और कार्बन -4 भी शो कर सकता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर पहले बोलो मुझे, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2,4। तो इसकी वैलेंसी यानी कि संयोजकता कितनी हुई, 4 हुई। तो 4 होने की वजह से कार्बन जो होता है ये C4+ भी एग्जिस्ट करता है और C4- करता है। हालांकि ये बात आपके चैप्टर नंबर 4 में आके कैंसिल आउट हो जाएगी, ये थ्योरी फेल हो जाएगी कि कार्बन इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। हाँ कार्बन बॉन्ड तो इसी तरीके से बनाता है, लेकिन मतलब बॉन्ड का मतलब जुड़ता तो किसी इसी तरीके से है, लेकिन ये जो C4 और C4- की एग्जिस्टेंस है इसके ऊपर बहुत सारे सवाल होते हैं। तो हम कार्बन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब अब क्या करेंगे, कार्बन किस में एग्जिस्ट करेगा, क्लोराइड का। देखो सबसे पहले तो क्लोराइड को हम क्या लिख सकते हैं, क्लोराइड का है, क्लोराइड Cl- हमने लिख लिया Cl-, क्या लिख लिया, Cl- लिख लिया। अब मुझे क्या चाहिए, प्लस का चाहिए। मैंने आपको क्या बताया, कार्बन हमेशा C4 भी एग्जिस्ट कर सकता है, C4- भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन क्लोरीन तो हमेशा माइनस में एग्जिस्ट करता है। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, C4+ लिख लेंगे। पहला स्टेप ये हो गया हमारा कि हमने इसके आयंस के सिंबल्स लिख लिए, इनके आयन के जो प्रतीक हैं वो लिख लिए हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा कि आप इनके जो चार्जेस हैं इनके चार्जेस को नीचे लिख लो। चार्ज को नीचे लिखा तो ये हो गया +4 और ये हो गया -1, ठीक है। इसके ऊपर कुछ नहीं था, -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये जो -1 होगा ये कार्बन पे आ जाएगा और ये जो 4 होगा ये कहाँ चला जाएगा, 4 पर, Cl पर चला जाएगा। तो ये बन जाएगा CCl4, ठीक है, CCl4। अब टेट्रा क्यों बोला गया, टेट्रा का मतलब होता है 4, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, टेट्रा का मतलब होता है 4। आपने मोनो का मतलब पढ़ा होगा, मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3 और टेट्रा का मतलब होता है 4, ठीक है। तो इसी तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया यहाँ से हमारा इसके चार्ज से। हालांकि जो कार्बन होता है ये हमेशा एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है सहसंयोजक आबंध जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बन रहा है। खैर इस बात को हम 10th क्लास में डिटेल में पढ़ लेंगे चैप्टर नंबर 4 में। अभी बस आप इतना याद रखें कि इस तरीके से केमिकल फार्मूला लिखे जाते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश वालों को भी समझ में आ रहा होगा, हिंदी वालों को भी समझ में आ रहा होगा। चलो आगे करते हैं हम। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड का। किसका एग्जांपल ले रहे हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। अभी ये टेबल भी समझाना है मैंने आपको, कैल्शियम ऑक्साइड। बस अभी मैं आपको कुछ
एग्जांपल्स करा रहा हूँ, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, देखो कैल्शियम का है इसमें, कैल्शियम ये रहा, ठीक है, कैल्शियम ये रहा। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। ये हमेशा Ca2+ की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? Ca2+ की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Ca2+ की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और ऑक्साइड, ऑक्साइड देखो ये रहा, O मतलब O2- की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, O2- की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब क्या करेंगे, पहले हमने सिंबल्स लिख लिए, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप, इनके नॉर्मल सिंबल्स लिखो, नॉर्मल इनके जो मतलब जो सिंपल वाले प्रतीक हैं वो लिखो। फिर ऑक्सीजन, इन दोनों के नीचे क्या कर दो, इनके चार्ज लिख दो, +2 और ये -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तीसरे स्टेप में। तो ये 2 कहाँ जाएगा? कैल्शियम के पास चला जाएगा, और ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि अगर ये दोनों आपस में डिवाइड हो सकते हैं ना, अगर ये दोनों आपस में डिवाइड हो सकते हैं तो हम इनका रेशियो ख़त्म कर देते हैं। मतलब ख़त्म करने का मतलब ये है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CaO, ठीक है। मतलब यहाँ 2 था, यहाँ भी 2 था। तो आपने एक 9th क्लास में ही 3rd चैप्टर में मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, वहाँ पर आप लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस मतलब स्थिर अनुपात का नियम ज़रूर पढ़ेंगे। अगर उसको उस नियम को जब आप पढ़ लेंगे, उस लॉ को जब आप पढ़ लेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये डिवाइड कैसे हुआ। मान लो अगर यहाँ 4 होता, ठीक है, अगर यहाँ 4 होता, ऐसे करके 4 लिखा होता, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था, CaO2, इस तरीके से लिखा जा सकता है। मतलब अगर ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, अलग अलग एलिमेंट के करना है डिवाइड, एक एलिमेंट के मत कर देना, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट के डिवाइड करेंगे आप। अगर ये अलग अलग एलिमेंट्स के ये डिवाइड हो रहे हैं तो आप इसको डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड का हो गया, ठीक है। अब हम इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चंस में कौन कौन से हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल्स खत्म करेंगे सारे। एग्जाम्पल है अमोनियम सल्फेट, एग्जाम्पल है मेरे पास अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। देखो अमोनियम सल्फेट, अब ये टेबल आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो अमोनियम कहाँ है इसमें? अमोनियम वो रहा, ये रहा लास्ट में, पॉलीएटॉमिक आयन्स में आ रहा है अमोनियम, ठीक है। तो अमोनियम को हमने क्या लिखना है? NH4+ लिख देना है। क्या लिखना है? NH4, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, NH4+, ठीक है, NH4+ लिख लिया हमने। अब NH4+ में हमने क्या करना है? सल्फेट, सल्फेट का है SO4 ठीक है, तो SO4, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 2-। अच्छा आप ज़रा ध्यान से देखो, ये जो आयन्स हैं, ये आयन्स में 2-2 अलग अलग एलिमेंट्स आने लगे। अभी तक जो हमने फॉर्मूलाज करे थे उसके अंदर सिर्फ एक एक एलिमेंट आ रहा था। क्या आ रहा था? उसके अंदर सिर्फ एक एक एलिमेंट ही आ रहा था, लेकिन अब तो यहाँ 2-2 एलिमेंट आने लग गए, 2-2 तत्व आने लग गए। तो अब ऐसे केस में क्या करा जाए? ऐसे केस में हम यूज़ कर लेते हैं सिर्फ ब्रैकेट्स। सारा का सारा प्रोसीजर वही रहता है। NH4 लिखा, NH लिख दिया, ठीक है, NH के जो चार्ज था वो 4 था, SO4 लिख दिया, ठीक है। अच्छा ये NH4+, यहाँ 4 नहीं होगा, यहाँ 4 होगा, सॉरी मुझसे गलती हो गई। NH4 के ऊपर यहाँ +1 का चार्ज आएगा, ठीक है, NH4 के ऊपर +1 का चार्ज, SO4 के ऊपर -2 का चार्ज। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये NH4, यानी कि जब भी एक पॉलीएटॉमिक आयन एक बहुपरमाणुक आयन होगा, यानी कि एक बहुपरमाणुक आयन का मतलब या पॉलीएटॉमिक आयन का मतलब जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, उसके साथ हम ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे, ठीक है, समझ में आया? उसके साथ हम क्या यूज़ कर लेंगे? ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। और इसके साथ तो 1 जा रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 1, लेकिन 1 की कोई वैल्यू होती नहीं। हम बेसिकली ब्रैकेट के बाहर जो भी है ना वो उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर हम यहाँ से करें तो यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा N2H8, ठीक है, और SO4, इस तरीके से बन जाएगा ये। लेकिन हम इसको ब्रैकेट की फॉर्म में शो करते हैं हमेशा। जैसे आपने 10th क्लास में अगर आप हैं तो आपने ये वाला फार्मूला ज़रूर पढ़ा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला, ये वाला फार्मूला ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी पॉलीएटॉमिक आयन या फिर जब भी एक बहुपरमाणुक आयन की बात की जाएगी तो उस समय आपको बहुत सारे ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे केमिकल फार्मूला का तीसरा पार्ट था, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ज़रा इस टेबल की। टेबल में हमें क्या क्या मिल रहा है, टेबल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बाद हम फिर करेंगे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस। तो ये बेसिक चीज़ें थी, जो कुछ एग्जांपल्स थे, मैंने आपको फॉर्मूला लिखना सिखाया, ठीक है। अब आप टेबल के थ्रू करेंगे कुछ क्वेश्चंस। देखो चलो आ जाते हैं टेबल के ऊपर। तो टेबल में सबसे पहले हमारे पास है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो ऐसे आयंस की बात हम कर रहे हैं जिनकी वैलेंसी 1 है, जिसकी वैलेंसी 2 है और जिसकी वैलेंसी 3 है। अब 3 पार्ट्स में मैंने आयंस को डिवाइड कर रखा है, यानी कि 3 भाग में विभाजित कर रखा है। कौन कौन से? एक है धातु वाले, वैलेंसी को हिंदी में संयोजकता कहते हैं। एक है धात्विक आयन, एक है अधात्विक आयन और एक है बहुपरमाणुक आयन, ठीक है, मतलब मेटालिक, नॉन मेटालिक और पॉलीएटॉमिक, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। आगे देखते हैं। फिर मेटालिक आयन के अंदर आप देख सकते हो सभी के ऊपर प्लस का चार्ज होगा। जो
मैं वैलेंसी वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। जितनी भी धातु होती हैं, जितनी भी मेटल्स होते हैं, सबके ऊपर प्लस का चार्ज आता है। ये सभी के सभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ठीक है। मतलब जितनी भी धातु होती हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, देते हैं दूसरों को, बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। चलो आते हैं नॉन मेटालिक आयंस के ऊपर। नॉन मेटालिक आयंस इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, ठीक है। नॉन मेटालिक आयंस इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। हाइड्रोजन हालांकि एक इकलौता नॉन मेटल है जो दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन का काम है। तो जैसे हाइड्राइड देख लेते हैं, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड और फॉस्फाइड, ये सब क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, सॉरी नॉन मेटालिक आयंस है। आगे देखते हैं फिर पॉलीएटॉमिक आयंस में। पॉलीएटॉमिक आयंस में आपको समझा चुका हूँ। एक ऐसा आयन होता है पॉलीएटॉमिक या बहुपरमाणुक आयन, एक ऐसा आयन होता है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा तत्व होते हैं। क्या होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा तत्व या 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा हमारा टेबल। अब हम इसके ऊपर कुछ करेंगे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस ज़रा। अब हम इसके बाद जो हमारे मेन क्वेश्चंस जो हैं अपने, मतलब बहुत सारे फॉर्मूला बनाने के लिए आते हैं आपके एग्जाम्स में, तो अब हम वो क्वेश्चंस सॉल्व करना यहाँ से शुरू करेंगे। ये बच्चों आ जाइए अपनी कॉपी पेन लेके, कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं इनके फॉर्मूलाज के। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट। ये वाले जो कुछ क्वेश्चन है मैंने अपनी तरफ से डाले हैं। ये आपके एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है जो हिंदी मीडियम में पेज नंबर 44 पर है और इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 39 पर है। और ये बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, जो आपके पेज नंबर 50 हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए 43। अच्छा, कुछ बच्चों को ये लगता होगा कि यार मैं पढ़ाता हिंदी में हूँ लेकिन लिखता यहाँ पर इनको इंग्लिश में हूँ, तो यार मेरी ना हिंदी की राइटिंग बहुत ख़राब है, मैं इसलिए इसको यहाँ पर इंग्लिश में लिख देता हूँ। क्योंकि बात एक ही है, आपको हिंदी में करो इंग्लिश में करो, आएगा तो वही, नाम तो वही रहेंगे, इनके नाम चेंज नहीं होते, ठीक है, बस वो हिंदी इंग्लिश का लिखने का फ़र्क हो जाता है, ठीक है। तो चलो हम करते हैं सबसे पहले अपना मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो Mg2+ होता है, Mg2+, ठीक है, Mg2+। और सल्फेट जो होता है वो होता है SO4 2-, ठीक है। तो क्या करना होता है, हमें पहला स्टेप करना होता है इनके नॉर्मल सिंबल्स यानी कि सामान्य प्रतीकों को लिखा जाता है। मतलब SO4 आप लिखोगे बिना चार्ज के लिखोगे, मतलब बिना आवेश के आप लिखोगे। इनके आवेश को हम नीचे लिखते हैं, ये लिख दिया हमने -2 और +2 और -2, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इस Mg के पास ये वाला 2 आ जाएगा, तो ये Mg2 बन जाएगा, ठीक है। और इस SO4 के साथ, क्योंकि ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है, एक बहुपरमाणुक आयन है, इसलिए हम इसके साथ ब्रैकेट यूज़ करके इसको बाहर 2 लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब ये दोनों सेम होते हैं तो आप इसको हटा भी सकते हो, क्योंकि ये एक दूसरे को डिवाइड करके 1 बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास Mg, क्या हो गया, SO4, ठीक है। ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया मैग्नीशियम सल्फेट का। इसी तरीके से अगर हम सोडियम ब्रोमाइड का बनाएंगे तो सोडियम होता है Na+, ब्रोमाइड होता है Br2-, ठीक है। तो क्या करेंगे, Na+, ठीक है, और +1 और Br के साथ हमें लिखना पड़ेगा -2। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा Na2 और ये हो जाएगा Br, ठीक है। तो Na2Br बन गया हमारा। दूसरा भी बन गया कैल्शियम क्लोराइड, देख लेते हैं आप। कैल्शियम क्लोराइड Ca2+, और क्लोराइड से तो आप बहुत अच्छी दोस्ती कर लो क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज में आपको ये मिलने वाला है, ठीक है। तो क्या करना है, क्लोरीन +2 और कैल्शियम +2 और क्लोरीन -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए ये वाला जो 1 है कैल्शियम के पास आ जाएगा, लेकिन हम इस 1 को लिखें या ना लिखें हमारी मर्जी, ठीक है। तो ये हो गया CaCl2, ठीक है। तो हमारे 3 फार्मूलाज हो चुके हैं। कौन कौन से, पहले 3 हो गए हमारे, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम ब्रोमाइड और कैल्शियम क्लोराइड। अब अगला करेंगे पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट बहुत ईजी है लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इसका जो नाम है ना वो थोड़ा सा डरावना हो जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, थोड़ा सा नाम डरावना हो जाता है, ठीक है। तो बहुत बार पूछा जाता है, वैसे कुछ भी नहीं है इस फॉर्मूला में। पोटेशियम जो होता है वो K+ होता है और नाइट्रेट जो होता है वो NO3- होता है। देखो कुछ भी नहीं है, +1 लिखो, NO3 के नीचे -1 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये बन जाएगा KNO3। ब्रैकेट क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि यहाँ 1 था। यहाँ पर जब भी 1 होगा तो आप ब्रैकेट यूज़ करो मत करो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। चलो पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट आप वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, ठीक है। तो कर लिया, सोडियम फॉस्फेट कर लिया होगा। तो सोडियम फॉस्फेट के लिए Na+ हो गया और फॉस्फेट के लिए हो गया PO4 3-, ठीक है, PO4 3- हो गया। तो Na और +1 और PO4-3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा Na3 और PO4 1। यहाँ ब्रैकेट क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये तो पॉलीएटॉमिक आयन है, लेकिन फिर भी ब्रैकेट यूज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पर 1 है, ठीक है। जब भी पॉलीएटॉमिक आयन के साथ 1 की मल्टीप्लाई होगी तो आप ब्रैकेट यूज़ करो या ना करो वो आपकी मर्जी होती है। लेकिन अगर हाँ 1 से कोई बड़ा नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, उस समय आपको ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। चलो हमारा ये भी हो गया। तो हमारे पहले 5 क्वेश्चन हो गए हैं। चलो अब NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है यार, बहुत ईजी है, बच्चों वाला। पहला तो सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। देखो सोडियम ऑक्साइड Na+ और O
2 माइनस क्या करना है, नॉर्मल सिंबल सामान्य प्रतीक लिखेंगे O, यानी कि इनका आवेश हटा के नीचे लिखना होता है हमें -2, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ भी तो नहीं है, क्या बन गया, ये जो 2 था ये किसके साथ चला गया, Na के साथ चला गया, Na2, और ऑक्सीजन के साथ 1 आ गया, हम 1 लिखें ना लिखें हमारी मर्जी, ठीक है, ये हो गया। चलो एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड Al3+, एल्यूमिनियम हमेशा Al3+ बनाता है, और क्लोराइड से तो मैंने बोला था दोस्ती कर लो, बहुत जगह मिलेगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम प्लस का 3 और क्लोरीन जो होगा माइनस का 1, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये हो जाएगा AlCl3, ठीक है, AlCl3, ये बन गया हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। अब हमारे पास है सोडियम सल्फाइड, है ना, तो सोडियम सल्फाइड है हमारे पास, तो सोडियम जो होता है वो होता है Na+, और सल्फाइड जो होता है वो होता है S2-, तो Na के नीचे हम क्या लिख देंगे, +1 लिख देंगे, सल्फर के नीचे -2, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा Na2S, ठीक है, Na2S मिल गया यहाँ से हमें। अब हमें करना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg2+, मैग्नीशियम Mg2+, अच्छा एक खिचड़ी टाइप तो नहीं पकड़ी ना, ठीक है, चलो मैं रब करके कर देता हूँ, खिचड़ी टाइप पक जाएगी नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको समझने में। चलो लो हमारे पास है फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो मैग्नीशियम होता है वो होता है Mg2+, और हाइड्रोक्साइड जो होता है वो होता है OH-, ठीक है। तो क्या करेंगे, Mg+2 OH-1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पर आपको ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन भी है और यहाँ पर 2 भी है, 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा होगा तो आपको ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा Mg और OH2, ठीक है, ये हो गया MgOH2, हमारे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल या फॉर्मूला भी बन चुका है। चलो अब आते हैं अपनी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। तो बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लोराइड से तो आप दोस्ती कर ही लो, बहुत जगह मिलेगा, देखो इसी में 3 बार क्लोराइड मिल रहा है बैक एक्सरसाइज में, ठीक है। तो मैग्नीशियम Mg2+, अभी ऊपर किया था, क्लोरीन का तो माइनस होता है, तो मैग्नीशियम +2 और क्लोरीन का -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल जाएगा MgCl2, ये बन गया हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। अगला है कैल्शियम क्लोराइड, ऊपर करा चुका हूँ, दोबारा नहीं कराऊंगा, आप कर लेंगे खुद से। और उसके बाद है कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, Cu2+ कॉपर होता है, और नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट जो होता है, अच्छा मैं देखो नाइट्रेट स्पेलिंग लिख रहा हूँ, नाइट्रेट जो होता है वो होता है NO3-, ठीक है, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, Cu+2 और ये हो जाएगा NO3-1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये हो जाएगा Cu, इसके साथ तो 1 आ गया, लेकिन NO3 पॉलीएटॉमिक आयन है, बहुपरमाणुक आयन है, तो भाई ये 2 जो होगा इसके साथ ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा हमें, तो ये भी हो गया कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट के बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड हम कर चुके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा बचा है, चलो कैल्शियम कार्बोनेट भी कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट बहुत इजी है, तो कैल्शियम जो होता है वो Ca2+ होता है, कार्बोनेट जो होता है वो CO3 होता है, देखो दोनों बराबर हैं, एक दूसरे को काट देंगे, वैसे तो हमें पहले लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, CO3-2 कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा Ca2CO3, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है इसलिए हमें 2 लगाना पड़ेगा, लेकिन जब ये दोनों बराबर होते हैं तो हम यहाँ पर लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, ये भी सही है, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये वाला भी सही है। चलो ये हमारे जितने भी फॉर्मूलाज थे, जितने भी एग्जाम्पल्स थे, कम से कम 14 फॉर्मूलाज हमने कर लिए आज, ठीक है, तो 14 फॉर्मूलाज बहुत हो जाएंगे मेरे हिसाब से तो एग्जाम्पल्स के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग प्रैक्टिस मत छोड़ना इनकी, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी तो आप वैलेंसी टेबल भूल जाओगे। अगर आप मान लो ये टेबल याद भी नहीं कर रहे हो ना, मतलब लिख के आप टेबल याद भी नहीं कर रहे हो, तो सभी का एटॉमिक नंबर ज़रूर कर लेना याद, क्योंकि एटॉमिक नंबर से ही हम आयन बनाते हैं। ये मैं आपको मतलब अभी पीछे अगर इस वीडियो को आप रिवाइंड करोगे तो वहाँ पर देख लोगे कि हमने एटॉमिक नंबर से ही आयन्स बनाना सीखा था, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो में सोच रहा हूँ आपके चैप्टर नंबर 8 पर बनाऊँ, क्योंकि जो पहली वाली वीडियो है वो काफ़ी पुरानी है, ठीक है, और उसमें क्वालिटी भी उसकी अच्छी नहीं है, तो काफ़ी बच्चों की शिकायतें आती हैं, सर इसमें मतलब लाइट बहुत ज़्यादा है, इसमें आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही है, ठीक है। तो चलिए मैं चैप्टर 8 पर दोबारा से एक नई वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और उसमें आप बहुत सारी नई चीज़ें देखेंगे। फिर मैं सोच रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 3 के NCERT सोल्यूशंस भी आपको पोस्ट करके दे दूँ, ठीक है, वीडियो बना के एक अपलोड कर दूँ, ताकि आपके जो पहले दूसरे तीसरे ये जो मोल संकल्पना पर जितने भी क्वेश्चन है ये सब कंप्लीट हो जाएँ, ठीक है। तो चलिए आज की जो वीडियो है आपको अच्छे समझ में आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो चैप्टर 8 की भी हो सकती है, चैप्टर 11 की भी हो सकती है, आपके हिंदी मीडियम में साइंस की, ठीक है। वैसे तो मैथ्स का भी सिलेबस हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। मैथ्स का हमने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था, उसकी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए ये वाली वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।